नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार संसदीय समिति को देखने का प्रयास कर रहे हैं और आज संभवतः यह खत्म हो जाएगा यह टॉपिक। आज संसदीय समिति में कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि फाइनेंशियल कमेटी मतलब क्या, वित्तीय समिति। वित्तीय समिति के अंतर्गत हम लोगों ने कल 3 समिति को देखा था। पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी मतलब क्या, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को ही हम लोग मित व्ययिता समिति या प्राक्कलन समिति को ही हम लोग सतत किफायती समिति या अनुमान समिति कहते हैं। अब रहा तीसरा, लोक उद्यम समिति या सार्वजनिक उद्यम समिति और इसे पोपो कहा जाता है। लोक उद्यम समिति को ही हम लोग सार्वजनिक उद्यम समिति और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और इनका काम क्या है, तो इनका काम है, लोक उद्यम कमेटी का काम क्या है, कैग के द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की जांच करना। प्राक्कलन समिति का काम है बजट के अनुमानों का और बीएससी का काम क्या है, कैग की रिपोर्टों की जांच करना। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि इसमें सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो इन समितियों में सदस्यों का जो चुनाव है वह एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा या एकल समानुपातिक पद्धति के द्वारा इस समिति में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब फिर मन में एक प्रश्न आएगा, क्या इस समिति के सदस्य को शपथ भी दिलाया जाता है? तो इन्हें शपथ नहीं दिलाया जाता, इनका कोई शपथ नहीं होता है। अब रहा कि जो इस समिति में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, अब आप बता रहे हैं कि 15/7/22 लगभग टोटल पार्लियामेंट में 545 और 245 790 कुल सदस्यों की संख्या होती है। तो फिर इतना ही सदस्य क्यों इसका सदस्य बनता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि पार्लियामेंट के बहुत सारे सदस्य वह किसी भी समिति के सदस्य नहीं बनेंगे। तो इसका तरीका क्या है, आप जो सोच रहे हैं वो बातें नहीं है, लेकिन इसका तरीका क्या है, समानुपातिक। कहने का मतलब यह है जिस पार्टी का सदन में जितना अधिक बहुमत होगा, मतलब क्या सदस्य होगा, उस पार्टी का उतना प्रतिशत यहाँ होगा। कहाँ होगा? इस समिति में होगा। जैसे मान लीजिए बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी का सीट 2019 में लोकसभा सीट लगभग 303 है बीजेपी का, सिर्फ बीजेपी का। तो 50% होता है 272, लगभग मानिए 60%, मतलब क्या 60 से 65% सीट जो है वह किसके पास है सदन में, केंद्र सरकार में? तो बीजेपी का। तो इस 22 सदस्य में से 15 सदस्य लोकसभा से आएगा, इस 15 में से 60% सदस्य लगभग 9 से 10 सदस्य किस पार्टी के होंगे, तो वह बीजेपी के होंगे। अब फिर मन में आएगा कि जो पार्टी लोकसभा में 4-5 सीटें जीतती है, क्या उनके सदस्य इस समिति के सदस्य बनते हैं? तो नहीं, उनके सदस्य इस समिति के सदस्य नहीं बनते हैं, क्योंकि उनका क्या है 8 सीट, लगभग 1 से 2%। तो उनका सदस्य कैसे बनेगा? तो इसमें कांग्रेस जो विपक्षी है, मुख्य विपक्षी के रूप में उन्हें सीट की प्राप्ति हुई है लगभग 54 से 55 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो जितना 545 के जितना प्रतिशत उन्हें वोट मिला, सीट मिला लगभग 10%, तो वह 10%, 15 का 10% जो होगा, 2 से 3 सदस्य जो होंगे वह किसके होंगे? कांग्रेस पार्टी के होंगे। तो यहाँ से हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं, जिस पार्टी का सदन में जितना अधिक बहुमत है उस पार्टी का उतना अधिक प्रतिनिधित्व, उतना अधिक सदस्य इन समितियों में होगा। हमें यहाँ पर यह याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं आज आगे पार्लियामेंट्री कमेटी में। अब हम लोग देखेंगे क्या, जेपीसी। जेपीसी मतलब क्या, संयुक्त संसदीय समिति, जिसे क्या बोला जाता है,
तो जिसे बोला जाता है JPC, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। क्या बोला जाता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो अब हमें यह देखना है कि इसकी जरूरत कब होती है, मतलब क्या, इस समिति का गठन कब किया जाता है और इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है और इस समिति का गठन अभी तक भारत में कुल कितनी बार किया जा चुका है। तो JPC, ज्वाइंट पब्लिक कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब क्या, संयुक्त संसदीय समिति का जो गठन है वह अत्यधिक मतलब क्या बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच के लिए, उस बात पर चर्चा करने के लिए, उस बात का अध्ययन करने के लिए JPC का गठन किया जाता है। अब बात रही कि JPC का गठन कैसे किया जाता है, तो JPC का गठन एक सदन के द्वारा प्रस्ताव पारित करके किसी दूसरे सदन के द्वारा अनुमति मिल जाने के बाद इस JPC का गठन किया जाता है। दूसरी बात, JPC का गठन विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी दोनों की सहमति से इस कमेटी का गठन किया जा सकता है। तीसरी बात, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों व्यक्ति मिलकर मतलब कि आपसी परामर्श करके इस समिति का गठन कर सकते हैं। किसका? तो JPC का, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। भारत में वर्तमान में अभी तक कुल 5 बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जा चुका है। पहली बार कब किया गया था? तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन पहली बार 1982 में किया गया था, फिर 1992 में किया गया था, फिर 1998 में किया गया था। उसके बाद 2009 में जो घोटाला हुआ था 2G स्पेक्ट्रम, उसकी जांच के लिए 2011 में इसका गठन किया गया था, संयुक्त संसदीय समिति का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पॉज कर दीजिए। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का पहली बार गठन 1987 में बोफर्स घोटाला की जांच के लिए किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो शंकरानंद। मतलब क्या, बोफर्स घोटाला जो हुआ था उसकी जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था। 1992-1993 शेयर बाजार में जो घोटाला हुआ था उसकी जांच के लिए भी इस समिति का दूसरी बार गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो राम निवास मिर्धा जी के अध्यक्षता में। तीसरी बार 1998-1999 में स्टॉक मार्केट घोटाला जो हुआ था केतन पारेख जी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 2002 में पीने योग्य पानी या शीतल पानी में कीटनाशक के लिए जो हुआ था घोटाला, उस समय जो JPC का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष शरद पवार जी थे। और 2009 में जो घोटाला हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, उसके लिए 2011 में JPC का गठन किया गया था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के लिए, और उसके अध्यक्ष थे कौन? तो PC चाको। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो सदस्य संख्या है वो भारतीय संविधान के अनुकूल निर्धारित नहीं है। वैसे भी भारतीय संविधान में किसी भी समिति का चर्चा नहीं किया गया है, एकमात्र समिति का चर्चा किया गया है आर्टिकल 344 में। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। आर्टिकल 43B मतलब क्या? 97 अमेंडमेंट। 97 अमेंडमेंट में जो है वह है सहकारी समिति। सहकारी समिति जो है वह एक ट्रेड के लिए वह एक समिति है जो रूरल इंडिया के लिए बनाया गया था, ना कि वो संसदीय समिति है। तो मन में ऐसा ख्याल आएगा कि जो बुक में तो लिखा हुआ आर्टिकल 33 सब क्लोज B में सहकारी समिति, जबकि आप बोल रहे हैं कि समिति सब का चर्चा मात्र एक जगह किया गया है, तो एकदम सही बात है। संसदीय समिति के संबंध में चर्चा एक ही मात्र जगह है, आर्टिकल 344 में। 43B में जो है वह संसदीय समिति नहीं है, दोनों में बहुत अधिक भिन्नता है, दोनों एक दूसरे से अलग है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति का सदस्य जो है वह निर्धारित नहीं है। तो कैसे सदस्य होगा? यह लिखा हुआ है 2:1
रेशियो कितना होगा 2:1। मान लीजिए इस वर्ष में इसका गठन करना है, इसके सदस्यों का संख्या मान लीजिए 30 रखेंगे, 2:1 मतलब 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। हमें यह याद रखना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति में सदस्यों का रेशियो क्या हो सकता है 2:1 सदस्यों का रेशियो हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं विभागीय समिति। विभागीय समिति, विभागीय समिति फिनेंशियल कमेटी में हम लोगों ने देखा वो, और उसी में हम लोगों ने एक कमेटी और देखा था जेपीसी, जिसे हम लोग एडहॉक समिति भी बोलते हैं। और वहाँ पर जो बताया गया पीवी नरसिम्हा राव, वो वहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव जी नहीं होंगे। पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में विभागीय समिति का गठन किया गया था, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल 1991 से लगभग 1996 तक था। तो इनके कार्यकाल में विभागीय समिति का गठन किया गया था। विभागीय समिति विभागीय समिति मतलब क्या, वित्तीय समिति के बाद अब हम लोग देख रहे हैं क्या विभागीय समिति। तो विभागीय समिति का जो संख्या है कुल 24 है। मतलब क्या, कुल 24 प्रकार के विभागीय समिति होती है, जिसमें से 16 प्रकार की समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो 16 प्रकार का विभागीय समिति का गठन लोकसभा के द्वारा किया जाता है, जबकि 8 प्रकार के समितियों का गठन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। विभागीय समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है। विभागीय समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह जो समिति है 24 प्रकार का, 1993 में यह 17 प्रकार का ही समिति होता था। 1993 में 17 प्रकार की समितियों के बारे में बताया गया था, लेकिन 2004 में 7 प्रकार के और अन्य समिति को जोड़ा गया। दोनों को मिलाकर कुल 24 प्रकार का समिति वर्तमान में है। अब रहा कि विभागीय समिति का काम क्या है। तो विभागीय समिति का क्या काम है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे विभागीय समिति का काम है बजट का जांच पड़ताल करना। तो अब आपके मन में फिर प्रश्न आएगा, जब विभागीय समिति का काम है बजट का जांच पड़ताल करना, तो फिर एस्टीमेट कमेटी का या प्राकलन कमेटी का भी तो कल आप बताए थे कि बजट का ही जांच करना है। तो फिर दोनों एक ही काम क्यों करेगा या कैसे करेगा। यदि दोनों एक ही काम करेगा तो कोई एक तो फॉल्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर यह समझना है, एस्टीमेट कमेटी जो होती है वह कमेटी बजट का जो निरीक्षण करती है, बजट का जो अनुमान लगाती है, मतलब बजट का जो जांच करती है, वह संपूर्ण भारत के बजट का जांच करती है। कौन? एस्टीमेट कमेटी। जबकि विभागीय समिति जो होती है वो अपने अपने विभागों से संबंधित बजट की जांच करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एस्टीमेट कमेटी जो है वह संपूर्ण भारत के बजट का जांच करती है, जबकि विभागीय समिति अपने अपने संबंधित विभाग से संबंधित बजट की जांच करता है। एस्टीमेट कमेटी जो है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए बजट पास हुआ 1 फरवरी को। जब हम लोग पढ़े थे संसदीय प्रक्रिया, तो उसमें आपको बताया गया था कि बजट सत्र जो होता है संसद का एकमात्र ऐसा सत्र है जो सत्र 2 चरणों वाला होता है। दूसरी बात, सबसे लंबा सत्र भी बजट सत्र ही होता है, 2 चरणों वाला। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। अब क्या होगा, इस पे 15 से 20 दिन चर्चा चलेगी। मान लीजिए 1 या 2 मार्च तक इस पर चर्चा हुआ। अब क्या होगा, फिर 20 से 25 दिन का बीच में अवकाश मिलेगा।
20 से 25 दिन का अवकाश मिलेगा और फिर 5 या 7 अप्रैल को फिर से इस पर चर्चा शुरू हो जाएगा। तो यह जो अवकाश मिला, यह जो 20 से 25 दिन का जो अवकाश मिला, इस अवकाश के समय में विभागीय समिति अपने से संबंधित विभागों की बजट का जांच प्रस्तुत करता है, जबकि एस्टीमेट कमेटी को जो है वह काम करने में, संपूर्ण भारत के बजट का जांच करने में 7 से 8 महीना लग जाता है। मतलब यह हुआ कि यदि उस कमेटी का गठन, किसका, एस्टीमेट कमेटी का गठन फरवरी में किया गया, तो वह कमेटी अपना रिपोर्ट सितंबर अक्टूबर के मध्य तक प्रस्तुत करेगी। सितंबर अक्टूबर के यदि मध्य में वह कमेटी या समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इसका मतलब यह हुआ भारत का वित्तीय वर्ष जो है वह तो चालू हो गया, क्योंकि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो फिर एस्टीमेट कमेटी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह रिपोर्ट कब काम आएगा? फिर मन में यह प्रश्न आएगा। एस्टीमेट कमेटी जो है वह संपूर्ण भारत के बजट का जो जांच करता है, इसमें उसे 7 से 8 महीना का जो समय लगता है, वह अंतर तक, मतलब क्या, वह गहनतम अध्ययन करता है जांच का, वो गहनतम जांच करता है। तो इस वर्ष, मतलब जिस वर्ष उसका गठन किया गया, उस वित्तीय वर्ष में तो एस्टीमेट कमेटी के द्वारा जांच किए गए बजट का कोई भी अनुमान या कोई भी रिपोर्ट इस वित्तीय वर्ष में काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगले वित्तीय वर्ष में एस्टीमेट कमेटी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया जांच वह काम आएगा। और विभागीय समिति के द्वारा इस 20 से 25 दिन के अंतराल में या भीतर जो जांच किया जाता है उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह जो समिति है, पॉलिटी में जो नए छात्र जो पॉलिटी पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देकर हमें समझना है, क्योंकि समिति जो है ये थोड़ा टफ चैप्टर है, टॉपिक भी है, लेकिन यह बहुत आसान भी है। हमें सिर्फ यह समझना है कि एस्टीमेट कमेटी जो है वह संपूर्ण भारत के बजट का अनुमान जो भारत सरकार जो रखती है उसकी जांच करती है, जबकि विभागीय समिति जो है वो अपने अपने विभाग से संबंधित बजट की जांच करके सदन को प्रस्तुत करती है। एस्टीमेट कमेटी के द्वारा लगभग 7 से 8 माह लग जाता है जांच करने में, और एस्टीमेट कमेटी अपना रिपोर्ट सितंबर से अक्टूबर माह के बीच प्रस्तुत करती है। इसका मतलब यह हुआ कि उस वित्तीय वर्ष में यह तो काम नहीं आएगा, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में एस्टीमेट कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट काम आएगा। अब रहा कि विभागीय समिति का और क्या काम है। विभागीय समिति का काम है, विभागीय समिति के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो जांच जो किया था बजट का, प्रस्तुत सदन में प्रस्तुत किए गए विषयों पर चर्चा करना, डिबेट करना, उस पर मंत्री से या सरकार से या मंत्री परिषद से प्रश्न पूछना और विभागीय समिति को वह जानकारी प्रस्तुत करना, यह है विभागीय समिति का कार्य। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं यह कि विभागीय समिति में बहुत सारी समितियां हैं। कृषि समितियां हैं, महिला सशक्तिकरण समिति है, परमाणु एवं ऊर्जा समिति है, मानव संसाधन समिति है, अनुसूचित जाति जनजाति समिति है। इस प्रकार से बहुत सारी समितियां हैं, जिसमें से लगभग 24 समिति को तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें से कुछ प्रमुख समिति को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक होता है सरकारी आश्वासन समिति। तो आप लोगों को जब हम संसदीय प्रक्रिया बताए थे, उसमें एक था प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का मतलब यह हुआ कि कोई भी सदस्य किसी भी मंत्री से कोई भी प्रश्न पूछता है, तो वह मंत्री जी, उस मंत्री जी का यह कर्तव्य बनता है कि जो सदस्य प्रश्न पूछा है उसे उत्तर दिया जाए। यदि उस प्रश्न का उत्तर उस दिन उस मंत्री महोदय के पास नहीं हो या वह देने में सक्षम नहीं हो, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम फलाने प्रश्न का उत्तर फलाने दिन देंगे। इस बात पर ध्यान रखने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाता है, तो सरकारी आश्वासन समिति का गठन किया जाता है। सरकारी आश्वासन समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य लोकसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर हम यह भी ध्यान रखेंगे कि ये सभी सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। 10 सदस्य
लोकसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 5 सदस्य जो है वह किसके द्वारा, वह राज्यसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण समिति जो है इसका गठन 1997 में 1997 में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया था, जो महिला से संबंधित कार्य को देखता है। अब मन में यहाँ प्रश्न आएगा कि हमारे देश में तो बहुत सारा कार्य है, 100 से भी अधिक है, तो फिर यह 24 समिति ही क्या करेगी। एक समिति के अंतर्गत कई सारे विभाग को दिया गया है। जैसे मान लीजिए कृषि समिति, तो कृषि समिति के अंतर्गत ही कृषि से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, चाहे वह खेती हो, गृहस्थी हो, मतलब क्या खाद्य हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, अन्य हो, खेत में कौन सा कीटनाशक देना है नहीं देना, इन सारी बातों का चर्चा एक ही समिति देखेगी। कौन? कृषि समिति। तो महिला सशक्तिकरण समिति का काम सिर्फ महिला को देखना नहीं है, महिला से संबंधित जितनी सारी विषय हैं उन सभी विषयों को महिला सशक्तिकरण समिति के द्वारा देखा जाता है, जिसका गठन 1997 में किया गया था। महिला सशक्तिकरण समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य लोकसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का मतलब क्या? लोकसभा स्पीकर के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 10 सदस्य राज्यसभा के द्वारा, मतलब क्या? राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक समिति है अनुसूचित जाति और जनजाति समिति। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक अलग समिति बना दिया गया है, जिस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं। हम यहाँ पर यह भी याद रखेंगे, किसी भी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होता। मतलब क्या है? इन सभी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। जहां तक विभागीय समिति का प्रश्न है, उस समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का ही होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 साल का ही होता है और कोपू का भी कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। और एक बात हम ध्यान रखेंगे, इन सभी समितियों में किसी भी समिति का सदस्य संभवतः क्या कन्फर्म ही रखिए आप, क्या तो कोई भी मंत्री नहीं हो सकता है। और एक अंतिम बहुत सारा समिति है, लेकिन हम यहाँ पर आके समिति को समाप्त करते हैं। एक समिति है पुस्तकालय समिति। पुस्तकालय समिति में 9 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य लोकसभा से, 3 सदस्य राज्यसभा से। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, संसदीय समिति में सबसे कम सदस्य किस समिति में होता है? तो सबसे कम सदस्य होता है पुस्तकालय समिति में। कितना? तो 9। 6 सदस्य लोकसभा के द्वारा, 3 सदस्य राज्यसभा के द्वारा मनोनीत किया थे पुस्तकालय समिति में। और हमेशा याद रखिएगा, संसदीय समिति में लगभग अधिक से अधिक समिति का सदस्य संख्या वह 30 ही होता है। कितना होता है? तो वह 30 ही होता है। पीएसी में 22 है और कोपू में भी 22 है, जबकि प्राक्कलन में 30 है। महिला सशक्तिकरण में भी देखिए आप 30 है। अनुसूचित जाति और जनजाति में भी देखिए आप 30 है। तो इस प्रकार से बहुत सारा ऐसा समिति है जिसमें सदस्यों की संख्या 30 है। तो यहाँ से यह भी स्पष्ट हो रहा है, जो मेंबर वहां पर सदस्य नहीं बने, कहां पर? पीएससी, एस्टीमेट कमेटी और कोपू में, उन सभी सदस्यों को इस 24 कमेटी में कहीं ना कहीं तो वह भी सदस्य किसी न किसी समिति के बनाए जा सकते हैं और बनेंगे ही। तो आज हम लोगों ने विभागीय समिति को देखा और हम उम्मीद करते हैं कि समिति आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।